Hello students, today we are going to start the second part of the heredity. पिछली बार ध्यान रखना मोनोहाइब्रिड कराया था। मोनोहाइब्रिड्स का मतलब क्रॉस ब्रीड बिटवीन द टू प्लांट्स हैविंग वन करेक्टर्स। मोनोहाइब्रिड्स क्या था? क्रॉस ब्रीड बिटवीन द टू प्लांट्स हैविंग वन करेक्टर, वन ट्रेड्स। ट्रेड्स कौन सी होती है? कौन कौन सी थी? जैसे कलर ऑफ द प्लांट्स ले सकते हैं, कलर ऑफ द फ्लावर ले सकते हैं हम। ये तुम्हारी ट्रेड्स है, एक सिंगल ट्रेड्स है। आपकी दूसरी क्या हो सकती है? लेंथ ऑफ द प्लांट हो सकती है। लेंथ ऑफ द प्लांट हो सकती है आपकी। देखो, जैसे लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, कलर ऑफ द सीड, ये ट्रेड्स है, समझ रहे हो? शेप ऑफ द सीड्स, क्योंकि मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे? अपने पी प्लांट पे किए थे। पी प्लांट पे क्यों लिया था? क्योंकि ये सारे डाइवर्सिटी मिली थी उसको। ही फाउंड द डिफरेंट कलर ऑफ द फ्लावर्स, he found the different color of the seed, he found the different shape of the seeds, he found the different length of the plant. किसका प्लांट? पी प्लांट। तो he can easily observe and follow these traits generation to generation. अब सिर्फ एक ही ट्रेड्स पे वर्क होगा, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ कलर ऑफ द फ्लावर को देखना चाहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन कैसे वो चेंज हो रहा है। तो उस तरह की क्रॉस ब्रीड को कहते हैं हम मोनो हाइब्रिड्स। समझ रहे? अगर हम दो ट्रेड्स एक साथ ले लेते कि भाई हमने क्या किया, कलर ऑफ द सीड भी ले लिया और शेप ऑफ द सीड भी ले ली। हम दोनों को एक साथ क्या करना चाह रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व, फॉलो करना चाह रहे हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे चेंज हो रहे हैं। तो जब दो प्लांट की दो ट्रेड्स को एक साथ ऑब्जर्व जनरेशन टू जनरेशन हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड। क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड्स। जैसे मान लो किसी बंदे के जो बाल हैं, मान लो करली भी हैं और ब्राउन भी हैं, तो दो ट्रेड्स हो गई ना। एक तो शेप ऑफ द हेयर हो गई और एक कलर ऑफ द हेयर हो गई। तो जनरेशन टू जनरेशन हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, भाई एक ऐसे ही जाते हैं, क्या दोनों को भी फर्क पड़ता है? तो डाई हाइब्रिड्स हो गई। अगर मान लो कोई डॉगी है, डॉगी का हमने क्या किया कि भाई जो अलग अलग कलर भी होता है और जो पूंछ होती है वो लंबी भी होती है, किसी की छोटी होती है, तो दो ट्रेड्स हो गई। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड्स का मतलब क्या है और डाई हाइब्रिड्स का मतलब। अब जैसे मोनोहाइब्रिड्स में मैं क्या लेता हूं, सपोज करो कलर ऑफ द फ्लावर ले लिया मैंने क्या लिया कि पी प्लांट का एक वायलेट फ्लावर लिया या ब्लू फ्लावर ले लिया, ठीक है, और इसका व्हाइट फ्लावर ले लिया और उसने देखा कि भाई इससे जो सीड बने, इन दोनों फ्लावर को ध्यान दो भाई, इन दोनों फ्लावर के, इसका जो फ्लावर था व्हाइट ब्लू फ्लावर था, उसका पॉलन ग्रेन लिया और उस पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइज कर दिया व्हाइट फ्लावर के पॉलन उस पर ओवरी के अंदर। इसका पॉलन ग्रेन लिया और इसकी ओवरी के अंदर डाल दिया। उसकी ओवरी पे डाला तो सीड बना, उससे क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू उस क्रॉस पॉलिनेशन के जो सीड बने थे उसको उसने उगाया। उगाने पर देखा कि भाई सारे प्लांट क्या थे, ब्लू फ्लावर की मिल गई। जितने भी प्लांट इस तरह से बने थे पहले क्रॉस वाले में, वो सारे क्या थे? ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, ये भी ब्लू। अब बता सकते हो पिछली बार जो पढ़ा था, इन दोनों में से डोमिनेंट ट्रेड्स कौन सी है और रिसेसिव ट्रेड्स कौन सी है? कौन सी होगी डोमिनेंट?
ब्लू डोमिनेंट होगी, ठीक है, क्योंकि जो आपका F1 जनरेशन के अंदर अपीयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेड्स। मैंने बोला था वीडियो डाली हुई आपको देख के आनी चाहिए थी, जिसने नहीं देखी वो फिर इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा उसको। डोमिनेंट ट्रेड्स जो F1 जनरेशन के अंदर अपीयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेड्स। उसने यहीं पर तो माथा उसका फिरा था कि भाई हमने तो वाइट फ्लावर भी लिया था, तो वाइट फ्लावर कहाँ गया, क्या वो खत्म हो गया, फिर तो हम मतलब ये हो गया कि ब्लू कलर ही आएगा, तो फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं पैदा होता, ये तो खत्म ही है बिल्कुल, इसका तो कोई यहाँ पर है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ये तो ब्लू कलर आया ही नहीं। तो फिर क्या किया उसने, इन्हीं पौधों को सेल्फ पॉलिनेशन में डाल दिया। अब मैं एक बात बता देता हूं क्योंकि आपका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अगर मान लो जैसे ये मैं एक फीमेल पार्ट बनाता हूं, ये फीमेल पार्ट होता है इसका फ्लावर का, जिसे हम कहते हैं, क्या नाम है, ओवरी। ये इसका स्टिग्मा होता है, और यहां पर क्या होता है, ये अंदर फर्टिलाइजेशन होती है इस जगह पर, सीड, ये ओवरी होती है, ठीक है। ये इसके पास में ये पॉलन ग्रेन होते हैं, ये पॉलन ग्रेन हो गए, समझ रहे हो। तो जब किसी भी फ्लावर का पॉलन ग्रेन, जैसे सेम फ्लावर है ना, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर गिर जाएगा, या मान लो सेम प्लांट है और सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर है, प्लांट वही है वही, लेकिन कई सारे फ्लावर होते हैं उस प्लांट पर, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर गिर गया, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिर गया, तो भी आपका क्या माना जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस क्या होगा, क्रॉस क्या होगा कि इस प्लांट का जो ये वाला पॉलन ग्रेन है कोई दूसरे प्लांट के पॉलन इस स्टिग्मा पे गिर जाए, यहां से जाए और यहां पे पहुंच जाए। मतलब जैसे कोई मधुमक्खी आई, उस मधुमक्खी ने इसके अंदर से नेक्टर को क्या कर लिया, सक कर लिया, और उसके पैर वगैरह थे वहां पर इसके पॉलन ग्रेन को, पैरों के बीच में पॉलन ग्रेन चिपक गया, और वहां से निकल के जब दूसरे फ्लावर पे गई, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गई जो उसी स्पीशीज का दूसरा प्लांट था, वहां पर उस वाले पॉलन ग्रेन को छोड़ दिया उसके स्टिग्मा के ऊपर। तो पॉलन ग्रेन तो यहां था लेकिन चला वो दूसरे पे गया, तो ये क्या माना जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है। क्या कहते हैं उसे हम, क्रॉस पॉलिनेशन, समझ रहे हो। तो जो पहली जनरेशन में हमने क्या किया था, क्रॉस पॉलिनेशन किया था। क्योंकि एक जो ब्लू कलर के फ्लावर थे, उस ब्लू कलर के फ्लावर के अंदर से पॉलन ग्रेन को लिया और जो व्हाइट फ्लावर वाला जो स्टिग्मा था उसके ऊपर हमने ट्रांसफर कर दिया, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, समझ रहे हो। तो पहले वाले जनरेशन में क्रॉस पॉलिनेशन किया, दूसरे वाले में क्या था कि सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर लिया उसने, जैसे मान लो ब्लू कलर का ही फ्लावर उगाया उसने, ठीक है ना, प्लांट उगाया, और उसी फ्लावर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन थे, उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन के उसी के स्टिग्मा पर डाल दिया, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर डाल दिया। तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अब समझ में आ गया क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां पर पहली वाली F1 जनरेशन में उसने क्या किया था, क्रॉस पॉलिनेशन किया था। F2 जनरेशन में क्या करेगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। सेल्फ पॉलिनेशन करेगा कैसे, अब क्योंकि अब एक बात बताओ मुझे यहां पर, जिसने पहले चैप्टर किया है, हमें ये पता है ब्लू ट्रेड्स क्या है, डोमिनेंट है, इसको कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल से, ठीक है, क्योंकि जो डोमिनेंट ट्रेड्स होती है उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने पेयर में मिलती हैं, यानी फ्लावर के कलर को जो कंट्रोल करेगा उसमें कितने जेनेटिक मटेरियल होंगे, 2 जेनेटिक मटेरियल होंगे, और डोमिनेंट वाले को, प्योर डोमिनेंट को हम क्या करेंगे, दोनों कैपिटल माने जाएंगे। इसका भी
स्मॉल माना जाए। अगर ये कैपिटल है तो ये स्मॉल में होगा। ठीक है, इसका हम डिफरेंट नहीं कर सकते। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इसके बेस पर होती है। अगर हमने इसको कैपिटल लिखा है तो ये 100% क्या होगा आपका, स्मॉल में ही होगा। और उसी वर्ड में अगर हमने बीबी लिखा है तो ये बीबी ही होगा ये, लेकिन ये कैपिटल होगा और ये स्मॉल होगा। ये सीड था, उस सीड के अंदर दो जेनेटिक मटेरियल थे जो कलर को कंट्रोल कर रहे थे। इस कलर को कंट्रोल करने के बाद में क्या बना, जेमेट्स बना। जेमेट्स के अंदर एक पार्ट ही जेनेटिक मटेरियल होगा, जैसे एक पॉलन ग्रेन ये वाला होगा, एक पॉलन ग्रेन ये वाला हो गया। इसके जेमेट्स भी अलग अलग फ्लावर के अंदर बढ़ जाएंगे। उसके अंदर एक ओवरी के अंदर ओवा ये वाला हो गया, एक ओवरी के अंदर ओवा ये वाला हो गया। उसके बाद हमने दोनों को क्रॉस बीड किया तो इस तरह से यहाँ पर जो सीड बना उसके अंदर क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी। इस सीड से जब प्लांट उगाए तो इस प्लांट के फ्लावर का कलर क्या आया, ब्लू। इस फ्लावर के प्लांट के कलर क्या आया आपका, ब्लू। ठीक है ना, क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट कलर की एक कॉपी थी। और ये पहले वाला रूल बताया इसने कि डोमिनेंट कलर की अगर एक भी ट्रेट प्रेजेंट है तो वही कलर अपीयर होगा, फिर उस स्मॉल वाले का कोई रोल नहीं होता, डोमिनेंट वाले का ही रोल होगा। ये स्मॉल कब आएगा, जब डोमिनेंट इसके पास नहीं हो। ठीक है, ये था आपका मोनोहाइब्रिड। फिर भी बहुत कुछ मैंने रिकैपिटुलेट कर दिया पिछली बार का आपको। डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो अपीयर होता है इन प्रेजेंस ऑफ द अदर, भले ही इसमें स्मॉल बी प्रेजेंट है लेकिन वो अपीयर नहीं हुआ। अपीयर कौन सा हुआ, कैपिटल बी। तो जो ट्रेड्स जो अपीयर होती है इन प्रेजेंस ऑफ द अदर ट्रेड्स उसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स। और जो अपीयर नहीं होती है वो अपीयर ही नहीं होगी किसी भी हालत में। अगर वो तब अपीयर होगी जब दोनों क्या होंगे उसके पास में, रिसेसिव होंगे, तब ये अपीयर होगी। उसे हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेड्स। दैट ट्रेड्स व्हिच डू नॉट अपीयर इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ द अदर डोमिनेंट ट्रेड्स। अगर कोई अदर डोमिनेंट ट्रेड्स इसके साथ मिक्सअप हो गई फिर अपीयर नहीं होगी, उसे हम कहेंगे रिसेसिव ट्रेड्स। तो ये रिसेसिव है और ये कौन सी है, डोमिनेंट। अब लेकिन अगर हम इनको सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन में F2 जनरेशन आता है। तो F2 जनरेशन के अंदर इसके पॉलन ग्रेन क्या बनेंगे, एक कैपिटल बी का बनेगा, एक स्मॉल बी का बनेगा। इसका भी क्या बनेगा, दूसरे वाले फ्लावर का भी सेम, एक कैपिटल बी का बनेगा और एक स्मॉल बी का बनेगा। अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीड करते हैं, तो बताओ यहां पर ये अगर इसके साथ मिलता है तो ट्रेड्स क्या होगी, दोनों के अंदर जो सीड बनेगा उसमें कैसा जेनेटिक मटेरियल होगा, कैपिटल बी। और अगर ये इसके साथ मिलेगा तो कैसे बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये अगर ये इसके साथ गया कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इसके साथ गया कैपिटल बी स्मॉल बी। अब बताओ ये वाला जो प्लांट होगा उसके फ्लावर का कलर क्या होगा, इसके फ्लावर का कलर क्या होगा, ब्लू कलर होगा, क्योंकि ये तो प्योर ब्लू है, इसमें तो कोई मिक्स भी नहीं है। समझ रहे हो, इसके कलर का क्या होगा, ये भी ब्लू होगा लेकिन प्योर ब्लू नहीं है, आएगा ब्लू, जेनेटिकली प्योर ब्लू नहीं है, लेकिन अपीयर कौन सा फ्लावर होगा आपका, ये ब्लू है, ये भी ब्लू होगा। समझ रहे हो। अब ये बताओ ये कौन सा होगा, ये आपका व्हाइट होगा, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट वाले कलर की कोई कॉपी नहीं है। समझ रहे हो। तब उसने उसके दिमाग में ये ठनका कि भाई ये तो आ गया यहां पर जो हमने F1 जनरेशन के अंदर अपीयर नहीं हुआ था। तो फिर क्या किया उसने, देखा क्या इसका भी कुछ हो सकता है, उसने व्हाइट फ्लावर के ही फिर बार बार उगाता गया इसी प्लांट के। कभी भी किसी भी जनरेशन में व्हाइट को अलग ही नहीं कर पाया, वो व्हाइट ही आए। लेकिन जब ब्लू को किया उसने, ठीक है ना, तो जो प्योर ब्लू था वो तो प्योर ब्लू रहे, जितनी जनरेशन तक करता गया वो ब्लू रहा। वो कभी भी किसी भी केस में फिर उसके अंदर व्हाइट नहीं आए, क्योंकि प्योर ब्लू को प्योर ब्लू से करा होगा तो सारे बीबी वाले बनेंगे फिर। लेकिन जब कुछ प्लांट के अंदर जब इम्प्योर ब्लू के अंदर कराया तो उसने देखा कि भाई व्हाइट भी अपीयर हो रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये इसके अंदर ये कॉपी है व्हाइट वाली, इसके अंदर ये कॉपी है व्हाइट वाली जो इसमें अपीयर नहीं हुई थी।
इसके बेस पर उसने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया था कि एक प्योर ब्रीड्स होती है जैसे कैपिटल बी, ये तो चेंज नहीं होगी जनरेशन टू जनरेशन, आप जितनी मर्जी जनरेशन के अंदर इसको क्रॉस ब्रीड कर लो, ना ये वाली होगी ना ये वाली होगी, समझ रहे हो। लेकिन अगर हमने जो इम्प्योर ब्रीड्स है कलर की, ये मिक्स्ड ब्रीड या इम्प्योर कहते हैं हम इसे, है तो ब्लू कलर लेकिन ये इसमें जेनेटिक मटेरियल किसका भी है, व्हाइट वाला भी, इसके अंदर चीजें चेंज हो जाएंगी, समझ रहे हो। इसके अंदर हो सकता है कि तुम्हारा कुछ ट्रेड्स ऐसी आ जाए जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो अपीयर नहीं है यहाँ फिलहाल। एक चीज देखो, एक क्वेश्चन कई बार पता है क्या आता है, दो ट्रेड सी ए और बी, ठीक है, उनको क्रॉस ब्रीड कराया तो क्या देखा गया कि भाई 50-50% दोनों के कैरेक्टर आ गए, 50% ए आ गई 50% बी आ गई, समझ रहे हो। ए इज डोमिनेंट ओवर द बी, ए क्या है, बी के ऊपर डोमिनेंट है। अब बताओ ए का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, एक बात देखो, बी का तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ए तो डोमिनेंट बोल दिया ना हमने, तो बी क्या होगा आपका, रिसेसिव होगा। अगर ये डोमिनेंट है तो बी क्या होगा, और रिसेसिव का कभी चेंज नहीं होता, वो स्मॉल ही रहेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर जनरेशन के अंदर ए आ रहा है तो ये प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। भाई ये वाला तुम्हारा ए भी हो सकता है और ये ए और स्मॉल ए भी हो सकता है, तब भी ये ए कैरेक्टर दिखाई देगा, तब भी ये दोनों में ए दिखाई देगा, ये समझ रहे हो। तो जब हम अब अगर ये ए है तो ये स्मॉल ए होगा ये, क्योंकि अगर ये कैपिटल लाया तो हमने इसको क्या करेंगे, स्मॉल में ही लेंगे इसको। तो इसकी क्रॉस ब्रीडिंग तो मैंने पीछे बता दिया, इसमें क्या रेशो बनेगी पता है, इसको एक फिनोटाइप रेशो कहते हैं। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल जो अपीयर होगा, तीन तो ब्लू है, इसे कहते हैं फिनोटाइप रेशो। ब्लू कितना है 3 और व्हाइट कितना है 1, तो इसका मतलब रेशो क्या होगी इसकी 3:1। जीनोटाइप जेनेटिकली रेशो क्या होगी इसकी, जीनोटाइप रेशो क्या होगी, जीनोटाइप का मतलब जेनेटिकली कैपिटल बी रेशो कैपिटल बी स्मॉल बी रेशो स्मॉल बी। ये कितने प्लांट है, एक, ये कितने है 2, ये कितने है 1, तो ये आपकी जीनोटाइप रेशो और ये आपकी फिनोटाइप रेशो है, ये भी याद रखना है। जीनोटाइप 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1। हाँ बिल्कुल पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार तो ये पूछा जाता है, बताओ इसमें कितने % है फिनोटाइप, निकालो परसेंटेज, कितने टोटल मिला करके 4 है, अभी 3 कहां से हो गए, और 4 में से 1 है, ये कितना % हो गया 25%। ऐसे ही पूछा जा सकता। कैपिटल बी स्मॉल बी की परसेंटेज कितनी है 50%, इसकी परसेंटेज कितनी है 25%। हर तरीके से आने चाहिए क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो अब यहां पर देखो, मैं ये कह रहा था 50% ये था 50% ये था, तो अगर हम ये वाली क्रॉस ब्रीड करते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो फिर तो सारे प्लांट क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ए आएगा सब में, फिर तो 50-50 का चांस है ही नहीं। लेकिन क्या बोला, F1 जनरेशन में आधे 50, आधे कौन से ए वाले कैरेक्टर, आधे कौन से बी वाले कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कैरेक्टर है ना, ये वाली ये जो ट्रेड्स है, ये प्योर नहीं है, ये कौन सी है, इम्प्योर है। कैसे देखो, अगर मैं इसको कैपिटल ए और यहाँ पर स्मॉल ए से क्रॉस ब्रीड करता हूँ, इसके क्या जेनेटिक मटेरियल बनेंगे, क्या बनेंगे जेमेट्स, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके क्या बनेंगे। अब क्रॉस ब्रीड करो, इसको इसके साथ लेके जाओ तो क्या बना, इसको इसके साथ भी लेके जाओ छोटा ए, अब इसको इसके साथ भी लेके जाओ स्मॉल ए, इसको इसके साथ लेके आओ, अब बताओ कितने कितने,
हाँ सर, छोटा है। अब बताओ कितने, एक इसमें रिप्रेजेंट करेगा, जो ए कैरेक्टर है किसमें आएगा? दिमाग सही है तुम्हारा? ये वाली जो कैरेक्टर है किसमें आएगा? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट एंड थर्ड में आएगा, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड क्या है आपका? डोमिनेंट है। समझ रहे हो? तो ए कैरेक्टर किसके अंदर आएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। दो आ गए। जिसमें नहीं आएगा वो कितने हैं? हो गया 50-50%। 50% किसका हो गया? ये ए हो गया, और 50% क्या हो गया? बी हो गया। समझ रहे हो? इस तरीके से क्या नाम है, क्रॉस बीड आपको दिखानी है कि डोमिनेंट अगर एक भी कॉपी प्रेजेंट है तो आपका वही करेक्टर ट्रेड्स अपीयर होगी जो डोमिनेंट वाली है। अब हाउ द ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड, अब ऐसा होता क्यों है? अब क्वेश्चन राइज होता है कि होता क्यों है ऐसा भी? ए क्यों आई, बी क्यों नहीं आई? समझ रहे हो? अगर हम बाई चांस दो लंबे और छोटे वाले को प्लांट को क्रॉस बीड करें तो सारे लंबे हो जाएंगे F1 के अंदर। छोटे प्लांट क्यों नहीं आए? रीजन समझो इसका। मैंने पिछली बार भी ये चीज बताई थी, अभी डाई हाइब्रिड पे नहीं पहुंचा, ध्यान रखना। सारा मोनो हाइब्रिड्स का हो रहा है ये, जो जिन्होंने पिछली क्लास मिस की थी उनका ही है सारा ये। अभी आगे तो मैं बढ़ा ही नहीं, इसलिए ये भी मत कहना क्या नाम है कि सर ने रिवाइज नहीं कराया था। और अगर पक्का करना है थोड़ा सा तो एक बार पिछले वाली वीडियो देख लेना तो पूरा समझ में आ जाएगा ढंग से। देखो मैंने जैसे बताता कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है किसके अंदर होता है? वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, यही क्या नाम है पता है, ये सारे मटेरियल रखते हैं। और इसी में क्या होता है? ये डीएनए होता है। डीएनए के स्मॉल पार्ट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। जीन्स कंट्रोल द ट्रेड्स। जीन्स क्या करेगा? एक स्पेसिफाइड एंजाइम्स बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा। उस प्रोटीन से ही क्या बनता है? हार्मोन बनता है। उस प्रोटीन से ही क्या बनेगा? हार्मोन बनेगा। ये जो प्रोटीन है एंजाइम वाली, इसी से क्या बनेगा? अगर ये हार्मोन मोर ज्यादा, क्योंकि इसका हार्मोन को निकालने वाले दो होंगे, दो कॉपी होंगी। मान लो ये एक्स है और एक वाई है, ये भी हार्मोन निकालेगा, ये भी हार्मोन निकालेगा, क्योंकि दो पेयर में होते हैं ना हर ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। तो हार्मोन ये भी निकालेगा, हार्मोन ये भी निकालेगा। लेकिन जिसका हार्मोन ज्यादा एफिशिएंट होगा वो ज्यादा निकालेगा, और जिसका हार्मोन कम एफिशिएंट होगा वो कम निकालेगा। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा निकला है तो हमें तो वही दिखाई देगा ना। समझ रहे हो? मान लो ये व्हाइट है, ये ब्लू है, ये व्हाइट है। ब्लू कलर का जो हार्मोन है, प्रोटीन है, वो ज्यादा बन गया, व्हाइट कलर का नहीं बना इतना ज्यादा। तो प्लांट का फ्लावर कैसा अपीयर होगा आपका? ब्लू कलर वाला होगा। अब इसी तरह से मान लो जैसे हमारी बॉडी के अंदर मेनली क्या नाम है, ग्रोथ हार्मोन ही तो कंट्रोल करता है हाइट को बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो? तो हाइट को बढ़ाने के लिए दो जगह से जेमेट्स आते हैं, मदर से भी आते हैं और फादर से भी आते हैं। समझ रहे हो? अब जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ग्रोथ हार्मोन है, उसमें दो पेयर होंगे। मान लो एक मदर वाला है, एक फादर वाला है। तो जिसके अंदर मान लो फादर की हाइट ज्यादा है, मदर की हाइट कम है, लेकिन फादर का जो ग्रोथ हार्मोन अच्छा ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देता है, ये कम रिलीज करता है। तो इसका मतलब एफिशिएंट तो ये वाला हो गया ना। तो हाइट उसकी छोटी थोड़ी रहेगी, क्या हो जाएगी? उसकी बड़ी हाइट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये चीज होती है हर ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए। जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो किस में होते हैं? पेयर में होते हैं, सिंगल नहीं होते, पेयर में होते हैं। उनमें से जो ज्यादा एफिशिएंट होगा वही ट्रेड्स क्या करेगी? F1 जनरेशन में अपीयर हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हाउ द ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड, ये तुम्हारा फ्लो चार्ट का था। अब आते हैं डाई हाइब्रिड पर। अब एक बात बता दूं मैं तुम्हें, इसने बोला था चलो मैं डाई हाइब्रिड करा देता हूं, उसके बाद तुम्हें इसका मेंडल का कंक्लूजन भी बताएंगे। डाई हाइब्रिड्स में क्या किया था? क्रॉस ब्रीड बिटवीन द टू प्लांट्स हैविंग टू कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड्स। दो कैरेक्टर लेते हैं हम, प्लांट के सीड को ऑब्जर्व करते हैं,
मैंने दो चीज बताई थी, मटर का प्लांट का सीड देखा है ना, एक तो कलर होता है, दो कलर के सीड होते हैं, एक येलो सीड होता है और एक ग्रीन सीड होता है। शेप भी देखी होगी, उस पर दो शेप होती हैं, एक तो राउंड शेप होती है बिल्कुल, और एक क्या होगा, पिचका सा होगा। जो पिचका सा सीड होता है ना, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं कौन सी, रिंकल्ड सीड। ठीक है, तो दो ट्रेड्स हो गई, एक तो शेप ऑफ द सीड हो गई और एक क्या हो गई, कलर ऑफ द सीड। तो हम क्या लेते हैं पहले में, राउंड एंड ग्रीन सीड ले लिया। दूसरा रिंकल्ड एंड येलो सीड ले लिया, येलो सीड, दो सीड ले लिए। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया और देखा कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट राउंड एंड येलो थे, राउंड एंड येलो। F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो थे। अब मुझे बता सकते हो, अगर F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो हुए तो इसमें से डोमिनेंट कौन सा होगा? सीड को बताने वाले दो आपका इसमें ट्रेड्स हैं, एक राउंड ट्रेड्स है और एक क्या है, रिंकल ट्रेड्स। कलर को बताने वाली भी दो ट्रेड्स हैं, एक ग्रीन सीड था और एक ये येलो सीड था। लेकिन F1 जनरेशन में सारे प्लांट क्या थे, राउंड एंड येलो। तो इसका मतलब आप ये बताओ इसमें कि रिसेसिव ट्रेड्स कौन सी होगी और डोमिनेंट ट्रेड्स कौन सी होगी? तो डोमिनेंट कौन सी होगी आपकी, जो F1 जनरेशन में आपको अपीयर हुआ है, राउंड एंड येलो। अब क्योंकि ट्रेड्स को हम पेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल में लिखते हैं, जीन्स में लिखते हैं, तो राउंड क्योंकि आपको पता है राउंड क्या होगी, डोमिनेंट होगी। और ये कहा जाए इसका जेनेटिक मेकअप लिखो, इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल लिखो, तो कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे आर आर, क्योंकि ये डोमिनेंट है। अगर ये आर आर तो रिंकल क्या होगा, छोटा आर छोटा आर। ये हो गया। अब ग्रीन सीड में से और येलो सीड में से कौन सा पेयर हुआ है, येलो हुआ है। तो येलो को हमें क्या लिखेंगे, कैपिटल बाई कैपिटल बाई। तो आपका ग्रीन क्या लिखा जाएगा, स्मॉल वाई। और ये इसका जेनेटिक मेकअप हो गया। इस तरीके से हम जेनेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इनको, समझ रहे हो? अब इनके जेमेट्स बनाओ। जेमेट्स के अंदर एक ही एक पेयर आता है, पता है, चाहे वो ओवा हो गया, चाहे स्पर्म सेल हो गया, चाहे पोलन ग्रेन हो गया, एक ही कॉपी होती है। राउंड को कंट्रोल करने वाली दो कॉपी थी ना, तो जेमेट्स में क्या आएगी, इसकी एक कॉपी आएगी, एक इसकी आएगी और एक इसकी आएगी। तो ये जेमेट्स बन गया। किसका जेमेट्स बन गया, इस वाले। मान लो एक और दूसरा भी बनाओगे, वो भी सेम ही होगा। ये भी जेमेट्स बन गया, ये भी जेमेट्स है और ये भी जेमेट्स। इसका क्या जेमेट्स बनेगा बताओ एक बार, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर। अब बताओ अगर हम इनमें क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो ये इसके साथ आएगा और ये क्या बनेगा, इसका आर आर और कैपिटल वाई। इसका क्या बनेगा, ऐसे मत लिख देना आर वाई और आर वाई, क्योंकि जो ट्रेड्स का जो एक साथ रखी जाएंगी भाई, राउंड को या शेप ऑफ द सीड को कंट्रोल करने वाली ट्रेड्स को एक साथ रखते हैं। सेम ट्रेड्स हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। आर और वाई तो अलग ट्रेड्स हो गई ना, ये तो या छोटा वाई कैपिटल वाई लिख दो या कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसको है तो एक ही ट्रेड्स। ये दो डिफरेंट ट्रेड्स हैं, इनको अलग अलग पोजीशन पे नहीं रख सकते। ठीक है, अब यहां देखो, इसका भी क्या होगा,
अब बताओ इसका कलर कौन सा होगा, कौन सा कलर होगा इसका? राउंड एंड येलो, क्योंकि राउंड एंड येलो की ही कॉपी है इसके अंदर, दूसरी कॉपी प्रेजेंट है लेकिन वो अपीयर नहीं होगी। इसमें भी कौन सा आएगा? राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। अब समझ में आए? ठीक है, ये सारे कलर कौन से होंगे? राउंड एंड येलो। F1 जनरेशन पता चलेगा। अगर हम इनको F2 जनरेशन में लेके आते हैं तो फिर क्या ऑब्जर्वेशन होगी F2 जनरेशन के? देखो मैं एक बड़ी टेबल बना देता हूं, ध्यान रखना। ये क्रॉस पॉलिनेशन वाली टेबल थी और ये आपकी सेल्फ पॉलिनेशन वाली टेबल है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम इसके जेमेट्स बनाएंगे, इसके जेमेट्स क्या क्या बनाएंगे? जैती कैपिटल आर और कैपिटल वाई, वेरी गुड। स्मॉल आर और बस कैपिटल, बिल्कुल, और स्मॉल आर बड़ा भाई, ये सारे होंगे भाई। ये जो आर है वो इसके साथ भी आ सकता है और ये आर इसके साथ भी आ सकता है, ऐसे ही, क्योंकि दोनों ही राउंड के हैं, नहीं है, दोनों ही आपका शेप ऑफ द सीड के हैं। तो शेप ऑफ द सीड का दोनों जब जेमेट्स बनेंगे तो जेमेट्स में तो सारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जब सारे अलग अलग हो जाएंगे तो ये इसके साथ भी मिक्सअप हो सकता है, ये इसके साथ भी मिक्सअप हो सकता है, ऐसे ये इसके साथ भी हो सकता है और ये इसके साथ भी हो सकता है। ये आपके पोलन ग्रेन। मान लो एक को हम लिख देते हैं यहां पर आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये एक फ्लावर के सारे जेमेट्स थे। ऐसे दूसरा हम लिख देते हैं, पॉसिबल क्या बनेगा? सेम बनेंगे, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई, और ये क्या हो जाएगा? आर स्मॉल वाई। अब क्रॉस बीट करो। ठीक है, मान लेते हैं कि ये प्लांट आया, बड़ा जल्दी हिल जाता है ये, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ देखो, अगर इसका पोलन ग्रेन इसके ओवा से फ्यूज होता है और उसे जायगोट जो बनेगा, तो उस जायगोट का मेकअप क्या होगा? क्या होगा? आर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ऐसे इससे क्या फ्लावर बनेगा? आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे आर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ऐसे ही आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसी के साथ करो, आर आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ करो आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद आर आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इधर आ जाओ दूसरे पार्ट पे, आर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी आर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसमें हो जाएगा आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया। अब लास्ट रो क्या बनेगी इसकी? आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आर 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 कैपिटल स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये क्या बनेगा? आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या बनेगा? आर आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी क्रॉस ब्रीडिंग में हो सकती है।
आप देखो ध्यान से, इस फ्लावर का, इस सीड का शेप और कलर क्या होगा? ईवा, मैं एक एक से पूछूंगा। राउंड एंड येलो, वेरी गुड। जैती, राउंड एंड येलो, ठीक है। मैं आ रहा है, तुम्हारा नंबर आ रहा है, शांत हो बैठ जाओ। राउंड एंड येलो, हाँ भी सहज, इसका क्या होगा? राउंड एंड येलो, कौन रहेगा? हाँ ये इसका क्या होगा? है राउंड एंड येलो। हाँ भी पीछे आ गया नंबर तुम्हारा। ये क्या होगा? देखा, हो गई टाइम टाइम फिर सर ये भी चलाता है। नहीं आ रहा है अभी तो, और भी रह गए ना। हो गया, बस इतना ही था। क्या होगा ये? राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि इसमें कलर वाली डोमिनेंट की कॉपी नहीं है। कलर के दोनों कौन सी टेट्स हैं? रिसेसिव वाली है। हाँ भी तुम बताओ इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा पीछे? हाँ भी कौन रह गया? हाँ भी येलो। कैपिटल में है ना? ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। फिर स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। सर राउंड एंड ईवा, हाँ बताओ तुम। हाँ सहज, रिंकल एंड, हाँ भी स्मार्ट बॉय, क्या होगा ये? चलो पहली बार सही बताया, रिंकल एंड ग्रीन। अब समझ में आ गया ये? अब कितने तरह के प्लांट बने इसके अंदर? कितने तरह के जो सीड्स बने थे आपके? कितने? 4 टाइप के बने, लिए हमने 2 टाइप के थे, बन कितने गए? 4 टाइप के। कौन कौन से? देखो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कौन कौन से टाइप के बने। आप एक बना, ध्यान दो, राउंड एंड येलो। दूसरा राउंड एंड ग्रीन। तीसरा रिंकल्ड एंड येलो। और चौथा आया रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब मुझे काउंट करके बताओ इसमें कि राउंड एंड येलो कितने? 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। और कोई है इसके अलावा? नहीं है ना? तो कितने हो गए ये? 9 हो गए। अब बताओ राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन कौन कौन से? राउंड एंड ग्रीन एक ये वाला हो गया, और 2 ये वाला हो गया, और एक ये 3। ठीक है। अब बताओ रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो
एक ये वाला, और एक कौन सा है, ये वाला, और एक रिंकल एंड येलो ये वाला। कितने हो गए ये, 3 हो, सारे कट गए, एक ही बच गया। तो ये क्या हो गया आपका, तो जैसे आपका मोनो हाइब्रिड रेशो क्या थी, तीनों टाइप की रेशो क्या थी मोनो हाइब्रिड में 3:1। अगर डाई हाइब्रिड रेशो पूछ ली जाए ना, डाई हाइब्रिड रेशो क्या बनेगी, 9:3:3:2। डाई हाइब्रिड रेशो क्या होगी, 9:3:3:2। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, ध्यान दो कि ट्रेट्स अपीयर इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर ट्रेट्स। मतलब क्या है इसका, कि ट्रेट्स हमेशा इंडिपेंडेंटली अपीयर होती हैं। ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि दूसरी ट्रेट्स का जो आपका पेयर है वो कैसा है। क्या यहां पर इस जगह पर दोनों पेयर्स क्या थे, रिसेसिव थे, लेकिन फिर भी आपका येलो ट्रेट्स बनी, तो क्या इसका अपीयर इस वाली ट्रेट्स पर डिपेंड करेगा, नहीं करे। इसलिए जनरेशन टू जनरेशन जब भी कोई क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो ट्रेट्स ऑलवेज अपीयर्ड इंडिपेंडेंटली। अगर क्वेश्चन मैंने दे रखा है ऐसे बुकलेट में, हाउ कैन यू शो दैट ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली अपीयर्ड, आप कैसे दिखाओगे कि ट्रेट्स क्या करती हैं, इंडिपेंडेंटली अपीयर्ड होती हैं। तो आपको पूरा डाई हाइब्रिड डायग्राम बना के दिखाना है और नीचे लिख देना है दिस सो दैट ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली अपीयर। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि हाउ कैन यू शो दैट ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली अपीयर्ड। तो इससे हमें क्लियरली इस डायग्राम से पता चलता है कि अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट्स डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ या जेनेटिक मटेरियल ऑफ अदर ट्रेट्स। दूसरे वाले ट्रेट्स के जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी ही ट्रेट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसी के अंदर ही अपने आप को क्या करेंगे, वो अपीयर करेंगे। समझ में आ गया ये डाई हाइब्रिड्स वाला क्रॉस ब्रीड समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। मोनो हाइब्रिड्स वाला पिछली बार बता दिया था, डाई हाइब्रिड्स वाला ट्रेड्स ये वाला है आपका। ठीक है, समझ में आ गया। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं कि इन द फर्स्ट जनरेशन ट्रेट गेट सेपरेटेड एंड दे अपीयर्ड इंडिपेंडेंटली इनटू द सेकंड जनरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ असॉर्टमेंट्स। एक मैंने लिखा भी है, वैसे आता नहीं है, जब 11th में कोई बायो लेगा, मुझे लग रहा है कोई भूला भटका बच्चा हो कोई। ठीक है, कौन ले रहा है, तो वहां जाके पता चलेगा तुम्हें कि पूरी ये इसकी पूरी बुक ही है भाई। ये जो है ना, जिसे हेरिडिटी के ऊपर पूरी आधी से ज्यादा बुक है 12th के अंदर, और भर भर के क्वेश्चन आते हैं। वहां पे ये भी पढ़ोगे कि भाई जो ट्रेड्स होती हैं कई बार दोनों के करेक्टर भी आ जाते हैं। अभी तो हमने सेम लिखा हुआ है ना, जैसे वाइट फ्लावर और मान लो ब्लू फ्लावर मिला दो तो हल्का ब्लू हो जाता है, या ब्लेंडेड करेक्टर कहते हैं उसे। अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, मिक्सअप जैसे कलर मिक्सअप नहीं होता वैसे भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में काफी हद तक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ रहे हो, मैंने बहुत ही बारीकी से हर ट्रेड्स को समझाया है, मोनो हाइब्रिड्स के अंदर भी और डाई हाइब्रिड्स के अंदर भी। आपको क्रॉस ब्रीड इसी तरह से आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से मतलब क्वेश्चन आ सकता है। कुछ इसके अंदर क्या नाम है, मैंने कुछ एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी नहीं बुकलेट के अंदर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं मैं ये हटा देता हूं। एक क्वेश्चन है इसके अंदर,
एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी है आपके पास? तो उसमें एक क्वेश्चन देखो आप, लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, लास्ट में नहीं, यहाँ पर बीच में, ये वाला थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 133 ब्लू बॉक्स में, ब्लू बॉक्स के अंदर पेज नंबर 133 पर एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है। अ मैन, क्या लिखा है? अ मैन, रुक जाओ अभी, एक कोई बोलने दो। बस रुक जाओ। एक आदमी, मैन, जिसका ब्लड ग्रुप क्या था? ए था, मैरी विद अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, समझ रहे हो? तो उनके जो बच्चे थे उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या आ गया? ए आ गया। ए था, ओ था? हैं? ओ ब्लड ग्रुप था, ठीक है। ओ था, मेरे ख्याल में ए लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं ओ इज द डोमिनेंट ओवर ए? क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है डोमिनेंट और रिसेसिव बनाने के लिए? यही पूछा है, क्या पूछा है? सफिशिएंट टू टेल वेदर द ट्रेड्स ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट और ब्लड ग्रुप ओ इज डोमिनेंट? नहीं, क्या कह रहे हो? बोलो। हैं? चलो कोई नहीं, आगे देखो, क्वेश्चन देखो पहले। क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है? क्यों नहीं है? ना, नो। अब एक बात बताओ, जो ब्लड ग्रुप है ए बी सी डी, ये भी तो ट्रेट्स है ना? ट्रेट है नहीं? तो ट्रेट के लिए कितने जेनेटिक मटेरियल चाहिए? कितने जीन्स होते हैं उस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए? 2 होते हैं, नहीं होते? तो जब तक हम इसके ट्रेट्स के दोनों जेनेटिक मटेरियल के बारे में नहीं पता हो, हम कैसे बता सकते? सपोज करो कि मान लो ओ हमने डोमिनेंट मान लिया, मान लो। अब इसके अंदर आई ए और आई ओ, या मान लो आई बी भी तो हो सकता है, समझ रहे हो? इसके अंदर आई ए और आई, मान लो क्या नाम, ओ भी तो हो सकता है, या आई ओ भी तो हो सकता है। अब इसके अंदर भले ही 2 जेनेटिक मटेरियल थे ब्लड ग्रुप को करने के लिए, लेकिन बी वाला भी तो था। अब बी जब ओ से मिलेगा तो मान लो अगर बी बन गया तो हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो जब तक पॉसिबल जेनेटिक पेयर ऑफ मटेरियल पता नहीं हो, तब तक हम नहीं कह सकते कि विच ट्रेट इज डोमिनेंट, विच इज रिसेसिव। द इंफॉर्मेशन आर insufficient because traits are generally represented by pair of genetic material. So unless we could not know the genetic material, a pair of genetic material of traits A and traits O, we could not finalize the which traits is dominant or which is recessive. समझ रहे हो? इसीलिए हम, क्या नाम है, ये इंफॉर्मेशन क्या है आपकी? इनसफिशिएंट है, ये सफिशिएंट नहीं। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है इसमें। लास्ट टॉपिक आपका जो रहता है वो रहता है आपका कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेल और फीमेल कैसे डिटरमिन होता है? क्या ये जेनेटिकली रिप्रेजेंट होता है? कौन सा मेल होगा, कौन सा फीमेल होगा? क्या कोई और भी अदर फैक्टर हैं जिनके थ्रू ये जो सेक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो पूरी दुनिया में हर तरह के ऑर्गेनिज्म है, बता दो मैं आपको। ऐसे भी हैं जो प्योरली जेनेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सा आपका फीमेल होगा और कौन सा आपका मेल होगा। ऐसे भी हैं
कि भाई जिनका जो मेल और फीमेल है वो मन चाहे कभी भी क्या नाम अपने आप को चेंज कर लेता है। हाँ, तो जो मन चाहे कभी भी चेंज कर लेते हैं तो इसका मतलब उनके लिए तो जेनेटिक का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, दे आर नॉट जेनेटिकली रिप्रेजेंटेड। एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का नाम भी याद रखना, एक स्नेल ऑर्गेनिज्म होती है, स्नेल, सीपी के अंदर जो मिलती है, स्नेल जो समुद्र में मिलती है, स्नेल, उस स्नेल के अंदर ऐसा मतलब करेक्टर होती है कि इट्स सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, इट कैन चेंज इट्स मेल और फीमेल सेक्स अकॉर्डिंग इट नीड्स, आफ्टर एवरी ऑफ द 6 मंथ के हिसाब से चेंज कर सकती है। समझ रहे हो? इसी तरह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि जिस समय पर एग बना था, समझ रहे हो, जिस समय पर फर्टिलाइजेशन हुई है उस समय पर टेम्परेचर क्या था। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो मेल बनती है, तो लो टेम्परेचर पर क्या बनेगी, वो फीमेल बनेगी। जैसे कुछ टर्टल देखा है ना, टर्टल, हाँ, और फ्रॉग, टर्टल हो गया, फ्रॉग हो गया, नहीं फ्रॉग तो नहीं, मान लो लिजर्ड, सॉरी, टर्टल और लिजर्ड, ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका मेल और फीमेल डिटर्मिनेशन टेम्परेचर ड्यूरिंग द इनक्यूबेशन, क्या जब मतलब हैचिंग होती है ना उस समय पर, जायगोट बनता है उस समय पर टेम्परेचर क्या था उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब तीसरा जो प्योरली जेनेटिकली रिप्रेजेंट होता है वो कौन होता है? जितने भी हमारे जैसे प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, ये जितने भी इस तरह के जो मैमल्स में आते हैं ज़्यादातर, ये सारे के सारे इनका जो सेक्स है वो किसके थ्रू डिटरमिन होता है? जेनेटिकली, जीन्स के थ्रू। अब वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? 10 मिनट बैठोगे और तो करा देते हैं।